हेलो स्टूडेंट्स, हम आज केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, फर्स्ट नंबर अपने पास सॉल्यूशन चैप्टर है, सेकंड जो है हमारे पास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अभी नहीं करा रहे। उसके बाद इससे पहले हम क्या करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स जिससे बोर्ड में 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इससे पहले जो हमने देखा लास्ट चैप्टर में 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे, तो इसमें कितने मार्क्स के, 4 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग इसमें से भी आते हैं। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है। तो आप ये टोटल न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, इसमें भी लगभग न्यूमेरिकल बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में जानेंगे। केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है, कि उसकी डेफिनेशन है क्या। ठीक है, देखिए इसकी डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करें, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। इट मीन्स कि उसकी जो हमारे पास में रिएक्शन है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, तो उसके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। एंड द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, तथा इस इक्वेशन जो भी अपने पास रिएक्शन होगी उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इन सब की स्टडी किस में करते हैं हम, केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, इन सब की स्टडी किस में करते हैं हम, केमिकल काइनेटिक्स में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। सबसे पहले रिएक्शंस की बात करते हैं कि रिएक्शंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, रिएक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं। हम यहाँ पर 3 टाइप की रिएक्शंस पढ़ते हैं। एक हमारे पास रिएक्शन होती है फास्ट रिएक्शन। ठीक है, हमें क्या करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है कि कोई रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है, फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि उनकी रेट निकालना एक बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो उनकी हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल पाते। तो लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन विच कंप्लीट इन लेस देन 1 पिको सेकेंड, यानी बहुत ही कम टाइम में होती है। इसको क्या बोलते हैं, फास्ट रिएक्शन। इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू मेजर द स्पीड सच रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन की हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली स्पीड नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हम उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। ठीक है, तो ऐसी स्टडी को हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं कि जो भी हमारे पास में एसिड बेस रिएक्शंस होती है। ठीक है, जो एसिड बेस रिएक्शंस होती है वो सारी क्या होती है, फास्ट रिएक्शन होती है। जैसे हमने टाइट्रेशन करवाई 11th क्लास में HCl और NaOH के बीच में, यानी एसिड और बेस के बीच में। ठीक है, तो आपको पता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, पिंक हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, उसका कलर चेंज होने लग जाता है। तो ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट हो जाती है। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये NaCl, सॉल्ट प्लस H2O। क्लियर है, तो ये रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है। इनकी हम स्पीड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इनको रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि जो भी हम, जैसे हमने लिया NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर AgNO3 के साथ करवाई, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या होगा, आपके पास में फटाफट से AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट भी क्या होगी, ये रिएक्शन भी क्या हो गई, एकदम फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फास्ट रिएक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगी, फास्ट रिएक्शन। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट। ये हमारे पास एग्जांपल किसके है, फास्ट रिएक्शन की। ठीक है, तो फास्ट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिनका पर रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बहुत ही कम समय में या बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, फास्ट रिएक्शन। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं, ये क्या है, फास्ट रिएक्शन। तो अब हम बात करते हैं स्लो रिएक्शन की। ठीक है,
स्लो रिएक्शन जिसको होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन विच कंप्लीट इन लॉन्ग टाइम फ्रॉम सम मिनट टू सम ईयर, ठीक है। कुछ मिनट में भी हो सकती है, कुछ सालों में भी हो सकती है, कुछ मंथ में भी हो सकती है, उसको क्या बोलेंगे हमने, स्लो रिएक्शन, ठीक है। जैसे इसका कॉमन एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जो लोहे पे रस्टिंग होती है वो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, तो ऐसे रिएक्शन का हम वेट नहीं कर सकते कि इतने टाइम तक इसकी जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है उसमें काफ़ी महीने भी लग सकते हैं, टाइम साल भी लग सकते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल पाते, ठीक है। ऐसा ही नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायमंड, ठीक है। डायमंड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो भी काफ़ी टाइम लग जाता है, कार्बन से जो एलोट्रॉप्स है डायमंड का उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तो ऐसी रिएक्शन की हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं जिस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जिनकी रेट ऑफ रिएक्शन हम निकाल सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, मॉडरेटली स्लो रिएक्शन, ठीक है। जो काफ़ी अपन बोल सकते हैं कि एक इंटरमीडिएट टाइप की, ना तो फास्ट है ना वो स्लो है, एक इंटरमीडिएट रिएक्शन, ठीक है। तो मॉडरेटली स्लो केमिकल रिएक्शन विच आर इंटरमीडिएट बिटवीन स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, ठीक है। जो क्या हो, स्लो और फास्ट रिएक्शन के लगभग बीच की रिएक्शन हो, उन्हीं का अपन क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को हम आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर है। देखिए जैसे जो हम इनमें कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास में एक रिएक्शन पढ़ेंगे अमोनिया के प्रोसेस, ठीक है। अमोनिया जो फॉर्म करती है वो भी इसी में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। जैसे 2NH3, क्लियर। उसके बाद हम बात करें जैसे नॉर्मल H2 प्लस I2 2HI, तो ये सारी रिएक्शन हम इसमें पढ़ेंगे और काफ़ी रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। ये रिएक्शन हम इसमें पढ़ेंगे, यानी ऐसी रिएक्शन जिसकी जो ना तो फास्ट हो और ना ही स्लो हो, उन्हीं का ही हम क्या निकाल सकते हैं, रेट अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर है। तो हमारे पास में क्या होगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा हमने। टाइप ऑफ रिएक्शन कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन या इंटरमीडिएट रिएक्शन या मॉडरेटली स्लो रिएक्शन। क्लियर है। तो हम रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डेफिनेशन करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है। एक टाइम ड्यूरेशन पे अगर किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में जो चेंज हो रही है उसी को हमने क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यानी कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, ठीक है, कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हमने क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है। जैसे आपके पास कॉमन एग्जांपल मैंने लिया A प्लस बी, ठीक है। इससे क्या बन रहा है, A प्लस बी से क्या बन रहा है अपने पास, C प्लस डी, ठीक है। तो इधर वाला पार्ट क्या बोलेंगे अपन इसको, रिएक्टेंट, और इधर वाले प्रोडक्ट, ठीक है। जो लेफ्ट साइड में है इसको क्या बोलते हैं अपन, रिएक्टेंट, और इधर वाला पार्ट क्या होता है, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट। अब इसमें टाइम के साथ में जो कंसंट्रेशन में चेंज होगी उसी को क्या पर बोला अपन ने, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कंसंट्रेशन में यानी A से B से प्रोडक्ट बन रहा है तो AB की कंसंट्रेशन में क्या चेंजेस होगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज होगा, ठीक है। आप देखो जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी, ठीक है, डिक्रीज़ करेगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो इसके साथ में एक साइन भी पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन के साथ में कौन कौन सा साइन आता है, या तो हमारे पास में रिएक्टेंट के केस में ले रहे हैं, ठीक है, तो किस में आएगा, नेगेटिव में, और प्रोडक्ट के केस में ले रहे तो किस में आ रहा है, पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। तो यानी अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या करती है, डिक्रीज़ करती है, जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज़ करती है। क्लियर है। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। कंसंट्रेशन को हमने किस में चेंज, किस फॉर्म में किया, C से डिनोट किया, और टाइम को T से। प्लस माइनस का मतलब पता लग गया कि प्लस का मतलब है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन,
कि टाइम टू विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज़ कर रही है, और माइनस का मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है, देखिए आगे इस ग्राफ की बात करते हैं हम। इस रेट ऑफ रिएक्शन को हम ग्राफ से समझते हैं। देखिए ये हमारे पास कंसंट्रेशन और टाइम के रेस्पेक्ट में हमने एक ग्राफ प्लॉट किया। आपको पता है कि विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अपन ने बोला कि अगर आपके पास में ए से अपने पास में क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, ये डिक्रीज़ कर रही है और ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो दिख रहा है आपको दो ग्राफ, ये रिएक्टेंट का ग्राफ है, यानी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम रिएक्ट की कंसंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज़ कर रही है, जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या कर रहा है, इंक्रीज़ करता है। ये हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ हो चुका है। ठीक है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या करेगी, इंक्रीज। क्लियर है? देखिए अब हम रेट ऑफ रिएक्शन को किस किस मेथड से निकालेंगे, उसके लिए जो फर्स्ट मेथड हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट मेथड हमारे पास में है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एवरेज वैल्यू हम रेट ऑफ रिएक्शन की निकाल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आपने कोई हम नॉर्मली हम देखते हैं कि हमने कोई डिस्टेंस ट्रैवल करी, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्स करी तो उसका विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हमने कितने उसको डिस्टेंस को ट्रैवल करी, तो ठीक है उसी को हम एवरेज फॉर्म में निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल स्टेट। ठीक है, देखिए द रेट ऑफ रिएक्शन ओवर ए सर्टेन मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए एवरेज रिएक्शन। ठीक है, एक मेजरेबल पीरियड के अंदर, जैसे हमने बोला 5 मिनट में, 2 मिनट में, 4 मिनट में कितने रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज हो गया, ठीक, उसको क्या बोल दिया हमने, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में एक क्या किया, एक ग्राफ ड्रॉ किया। अब हमको पता है विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट डिक्रीज करेगी, तो हम रिएक्टेंट की बात ही करेंगे, रिएक्टेंट में कितना चेंज हो रहा है। तो देखिए आपके पास हमने नोट किया कि अगर हमारे पास T1 यानी कुछ टाइम मान लो, मैंने मान लिया कि 5 मिनट मान लिया, और ये इसको 10 मिनट मान लिया। ठीक है, 5 मिनट पे इसकी कंसंट्रेशन क्या है, C1, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, C1। ठीक है, C1 को भी हम कुछ वैल्यू लिख देते हैं, जैसे C1 मैंने बोल दिया कि कंसंट्रेशन हो गई इसकी विथ रेस्पेक्ट टू इसकी 5 मान ली, और T2 यानी 10 मिनट पे इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई, कितनी हो गई, C2, यानी कि ये मान ली मैंने अपने पास में कम हो रही है, तो इसकी वैल्यू और मान ली मैंने कितनी हो गई, 3 हो गई। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो हम रेट निकालेंगे, जो रेट को आइडेंटिफाई करेंगे, क्या करेंगे, हमारे पास में अपने बड़ा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टी, चेंज इन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम में क्या चेंज हुआ, तो अपने पास में स्मॉल फॉर्म में है, तो मैं स्मॉल में लिख देता हूँ उसको, स्मॉल टी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन में चेंज क्या हो रहा है अपने पास में, देखिए कितना है, इसी डेल्टा सी का मतलब क्या होता है अपने पास में, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी अपने पास में 3 और -2। ठीक है, 3 - 5, तो इसको हम इस तरह से चेंज देख सकते हैं कि 3 - 5 कितना है, और अपने पास में टाइम कितना है 10 - 5। ठीक है, तो अपने पास में कितना हो गया 10 - 5। ठीक है, तो हमारे पास में ये हमारे पास में रेट निकाल सकते हैं, एक टाइम के रेस्पेक्ट में हम पता कर सकते हैं कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, तो उसमें हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला हो गया चेंज इन द नंबर ऑफ द मोल्स। ठीक है, कितने कंसंट्रेशन के मोल में चेंज हुआ विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम, कितना टाइम में चेंज हुआ। जैसे हमने इक्वेशन ली A to B, रेट हमने निकाल लिए, तो A माइनस ए के कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ अपॉन टी, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, ओनली माइनस वैल्यू आपके पास में ओनली ये बताना चाह रहा है कि रिएक्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, बाकी इसका साइन से कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे ये किसमें पॉजिटिव में है, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ये बता रखा है अपने पास में। डेल्टा क्या होता है, इंडिकेट द चेंज इन क्वांटिटी, केमिकल सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट इज इंडिकेट द कंसंट्रेशन। ठीक है, ये बोल रहा है कि आपके पास में जो डेल्टा की वैल्यू है वो किसका मतलब क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन या चेंज इन क्वांटिटी, और आपके पास में क्या बता रखा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखते हैं अपन जो भी कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं, चेंज इन जो भी कंसंट्रेशन है अपन स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में ही लिखते हैं। तो हमारे पास इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, किस तरीके से, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से।
क्लियर है? देखिए, हम एक रिएक्शन लेते हैं, उसको समझते हैं कैसे कि आपके पास में कोई रिएक्शन है, इसको रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, ए मोल्स ऑफ ए और बी मोल्स ऑफ बी। ठीक है, ये स्मॉल ए क्या है, इसके मोल्स, ए क्या है कैपिटल ए के मोल्स, स्मॉल बी क्या है कैपिटल बी के मोल्स, और सी क्या है स्मॉल सी, सी क्या है कैपिटल सी के मोल्स। इस तरह से सबके मोल्स, जो पहले नंबर्स लिखे हुए हैं पहले उसको क्या बोलेंगे अपन, मोल्स, मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ बी, मोल्स ऑफ सी, मोल्स ऑफ डी। ठीक है, अब इसको एक्सप्रेस किया कैसे किया जाता है, ठीक है, अपन बोला डेल ए अपॉन डेल टी, ठीक है, जो अपने पास में मोल्स है वो अपने पास में डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे अपन 1 अपॉन ए। इस तरह से वो क्या लिखा, माइनस 1 अपॉन बी और डेल्टा बी अपॉन टी। ठीक है, तो अपने पास में इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जो हमारे पास में क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वो क्या करेगी, टाइम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिसअपेरेंस करेगी, तो अपन लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी, और अपेरेंस जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अपेरेंस। तो हमारे पास में इस सी की वैल्यू और ये हमारे पास डी की वैल्यू। क्लियर है? देखो, अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं। जैसे हमने लिया एक, अभी हमने रिएक्शन लिया N2 + 3H2 और इससे हमने क्या बनाया, अमोनिया NH3। ठीक है, 2NH3। ठीक है, इसको हम रेट एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, डेल्टा, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ N2, N2 हमने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट में अपॉन क्या लिखेंगे, डेल्टा टी। ठीक है, अब इससे पहले हमने कुछ वैल्यू दी है माइनस में, क्योंकि इसके पहले कोई भी मोल्स नहीं है, जबकि हम ये किसके इक्वल होगा, -1/3 डेल H2, ठीक है, सॉरी डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, लिखना आ गया। वैसे अमोनिया का अगर लिखे तो कैसे लिखेंगे, 1/2, अभी प्लस में आ जाएगा क्योंकि 2 मोल्स है अपने पास में, और डेल्टा किस में, NH3, ठीक है, NH3 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, आगे क्वेश्चंस भी करेंगे हम इससे आगे। ठीक है, ये हमारे पास एक नॉर्मल केमिकल इक्वेशन को हमने क्या किया, उसको एक्सप्रेस किया। ठीक है, हम अब बात करते हैं जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। फॉर द रिएक्शन R2P, R का रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम 0.03 मोल टू 0.02 मोल। ठीक है, तो हमारे पास में कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो गया, ठीक है, यहाँ से, यानी इसको अपन ने C1 मान लिया, इसको क्या मान लिया, C2 इन 25 मिनट। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, मिनट्स में और टाइम सेकंड्स में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिए। देखिए, जो हमारे पास गिवन वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी रखी है, 0.03, फाइनल कंसंट्रेशन 0.02। ठीक है, टाइम अपने पास कितना है, 25 मिनट। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का जो फार्मूला है अपन ने इसमें ये वाला है, इसको अपन ने डेल्टा आर का मतलब है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। एवरेज रेट हमने निकाला, इसका डेल का मतलब क्या होगा, R2 - R1। ठीक है, हमने वैल्यू रखी 0.02। ठीक है, ये क्या फाइनल रखी और ये इनिशियल रखी, और टाइम रेस्पेक्ट 25। ये हमारे पास क्वेश्चन में आंसर आ गया 4 × 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स एंड मिनट्स। ये हमारे पास वैल्यू किस में आई, मिनट्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या रह रहा था, मिनट्स में। ठीक है, तो अब इसको हम सेकेंड में चेंज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 60 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा 6.6 × 10⁻⁻6 आ जाएगा। ये हमारे पास किस में आएगा, सेकेंड इनवर्स में। क्लियर है? ठीक है, अब देखो हम एक बार जो रेट ऑफ रिएक्शन की एक हम यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन हमने क्या बोला, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, आपको पता है कितनी होती है, मोल
पर लीटर, और टाइम की कितनी होती है, सेकंड में ले तो सेकंड, मिनट में ले तो अपन मिनट, तो अपन ने सेकंड में ले लिया। तो मोल, तो यूनिट क्या हो गया अपने पास, मोल, लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। तो कई बार यूनिट भी पूछ ली जाती है, तो यूनिट से अपने पास में ये पता लग जाता है कि यूनिट कैसे आई अपने पास में, ठीक है। रेट की आती मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ये हमारे पास क्या आ गई इसकी यूनिट। क्लियर, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। ये तो हमारे पास हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा हमने कि एक रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है जब हमारे पास में टाइम ड्यूरेशन और कंसंट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा का गैप हो, तो हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन हमें कोई इंस्टेंट पॉइंट पे अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है, किसी इंस्टेंट पॉइंट पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, यानी स्मॉल डिफरेंस पे हो, बहुत ही कम कंसंट्रेशन में अगर चेंज हो, बहुत कम टाइम पे हमें रेट ऑफ रिएक्शन को अगर आइडेंटिफाई करना है, डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन यूज़ करते हैं वो हमारे पास होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है, किसी पर्टिकुलर मोमेंट या टाइम पे हम निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन। कौन सी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए इसको हम ग्राफ से रहते हैं, कंसंट्रेशन और टाइम में हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। पहले हमने क्या करा था, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करी थी, लेकिन हम क्या करें, एक इंस्टेंटेनियस यानी एक पॉइंट पे हम अगर इस पर एक स्लोप खींचे तो इस पर एक पॉइंट पे हमने क्या किया कि इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, हमें रेट ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, इस ड्यूरेशन पे। तो हमने क्या बोल दिया, इसको इंस्टेंटेनियस पॉइंट बोल दिया। इस पॉइंट पे हमें रेट ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो इसको कैसे निकाला जाता है, इसके लिए क्या करते हैं हम, जो रेट ऑफ रिएक्शन हमने एवरेज में निकाला तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लॉन्ग चेंज के लिए तो हम डेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। लॉन्ग चेंज के लिए तो हम क्या करते हैं, डेल का यूज़ करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पे स्मॉल चेंज के लिए हम डिफरेंशिएट का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, ओके। तो हम आर एवरेज की बात करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, माइनस के फॉर्म में जो भी हमारे पास रिएक्टेंट होगा डी लगाएंगे, डिफरेंशिएट अपॉन टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि चेंजेस क्या हो रहा है, बहुत ही कम हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम प्रोडक्ट में भी लगाएंगे डी पी अपॉन डी टी, ठीक है। बाकी पॉजिटिव नेगेटिव आपको बता रखा है, रिएक्टेंट की साइड में माइनस साइन और प्रोडक्ट की साइड में प्लस साइन आएगा, क्लियर है। तो यही हमने लिखा है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट के रिएक्शन निकालने के लिए, ठीक है, डी यानी डिफरेंशिएट हम करेंगे इस वैल्यूज़ को, क्योंकि हमारे पास चेंजेस काफ़ी कम है, ठीक है। जैसे हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे हमारे पास में ये रिएक्शन है N2+3। सबसे पहले तो हम इसको रेट ऑफ एक्सप्रेशन करेंगे, कैसे इसको एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो हमने एक्सप्रेस किया किस फॉर्म में, माइनस के फॉर्म में रिएक्टेंट है, क्या हो गया, DN2, ठीक है, DN2 अपॉन DT, ठीक, क्लियर है, ये हमें लिखना आता है। उसके बाद में यहाँ कितना है, मोल्स कितना है, 1/3, कितना हो गया, DH2 अपॉन DT, क्लियर। और हमारे पास फिर NH3, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन DT, ये कितना हो जाएगा, 1/2, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ये हमारे पास में इसको हमने रेट ऑफ एक्सप्रेशन को हमने क्या किया, एक्सप्रेस किया, क्लियर। अब उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन में क्या वैल्यू दे रखी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की वैल्यू दे रखी है, यानी ये वाले अपने पास में 1/2 DNH3 अपॉन DT। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू दे रखी है 0.1, ठीक है, 0.1, क्लियर है। तो हमको पता है सारे वैल्यूज़ क्या है N2 के, यानी रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ अमोनिया इस इक्वली है। तो अपने पास में इन सब की कंसंट्रेशन सेम होगी, यानी अपने पास में अमोनिया की अगर अपन निकाल दें रेट ऑफ डिसअपेरेंस, रेट ऑफ अपेरेंस कितना हो जाएगा, अपन इसको इसके जो मोल्स है इससे इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अमोनिया की रेट ऑफ रिएक्शन है, तो अपन इसको इससे डिवाइड कर दिया 0.1 से। तो हमारे पास में इसका आंसर कितना आ जाएगा,
ठीक है, इसका आंसर कितना था अपने पास में 0.05, ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 0.05, ठीक है। तो ये हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया आ गया। लेकिन हमें पूछा क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 एंड H2, ठीक है। तो N2 की वैल्यू, ठीक है, जो इसकी वैल्यू है वो पूरी के पूरी अपने पास इसकी वैल्यू, क्योंकि सारे इक्वल है तो हमारे पास इसका आंसर भी सेम ही आएगा 0.05, और ये भी इसके इक्वल है, लेकिन इसमें डिवाइडेड में क्या है 1/3। तो ये किसके इक्वल है अपने पास, अमोनिया की वैल्यू कितनी आ रही है 0.05। अपन इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.15, ठीक है। और यूनिट पता है आपको कितनी, मोल, लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स, क्लियर है। तो हमारे पास ये हमने, ठीक है, ये हमने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है उसके बारे में हमने इसको पढ़ा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन और भी है आपके एनसीईआरटी बुक में, तो आप इसे सॉल्व कीजिए, क्लियर। तो हम इसके आगे की टॉपिक की बात करते हैं। अब हम पढ़ते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या पढ़ते हैं, देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है अपने पास में, जैसे अपने पढ़ा था कि A + B, इससे क्या बन रहा है C + D, ठीक है। तो अपन K की वैल्यू अगर अपन निकालते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए तो क्या हो जाएगा, ठीक है, जो इसकी रेट निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी, A/A और B की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास रेट हो गई, और हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये हमारे पास रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास KF आ गया, तो ये बैकवर्ड आ गया। बैकवर्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ C और कंसंट्रेशन ऑफ D, ठीक है। तो टोटल हमारे पास इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट निकालते थे तो क्या, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। तो हमारे पास C प्रोडक्ट, हमारे पास C और D है उसकी कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट हमारे पास ये है, ठीक है। तो इस टाइप में हम इसको शो करेंगे, क्लियर है। देखिए, कोई केमिकल रिएक्शन है A एंड B, इससे क्या होता है, देख रहा है, रेट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A एंड B, ठीक है। जो हमारे पास मोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हम इसके पावर के फॉर्म में इसको नोट करते हैं, ठीक है। A एंड कंसंट्रेशन और B है इसकी B की कंसंट्रेशन, क्लियर है। ये देखिए, क्लियर, ठीक है। तो हमारे पास ये रेट लॉ एक्सप्रेशन था, ठीक है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो गया अपने पास में, किसी भी रेट की रिएक्शन निकालनी है हमें तो रेट लिखना है हमें, और हमें क्या करना है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके K, और उसकी हमें कंसंट्रेशन निकालनी है A की कंसंट्रेशन और ये B की कंसंट्रेशन, और जो उनके मोल्स है हम लोग क्या रखना है, उनके पावर के फॉर्म में रखना है। ये हमारे पास क्या आ गया, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर का कुछ बेसिक पार्ट था, ओके। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक्स की बात करेंगे, ठीक है। जब तक इसकी अच्छी